Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। मोमेंट्स के अब लास्ट लेक्चर में हम आ चुके हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मैंने कहा था जैसे 20-25 एग्जाम्पल ही है मैक्सिमम, अगर पूरा मिला के करें तो। मेथड वाइज अगर देखने जाए तो दो ही पार्ट थे, रॉ मोमेंट्स के एग्जाम्पल जिसमें रॉ डेटा दिया जाए, ऑलमोस्ट ऑब्जर्वेशंस दिए जाए तो सीधी फॉर्मूला, अदरवाइज एफआई एक्सआई वाली फॉर्मूला। सिमिलरली सेंट्रल मोमेंट में भी वैसे मेथड थी। एंड मेन पार्ट रहता है रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो आज के सेक्शन में खाली एक छोटी सी फॉर्मूला ऐड होने वाली है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जिसके ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2 या 3 एग्जाम्पल है और एक इलुस्ट्रेशन है जिसमें हम सम नंबर 25 करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। फॉर्मूला हम देख चुके हैं आगे ही, लास्ट लेक्चर में थियरी के पहले हमने बताया ही था थियरी वाले सेक्शन में कि उसकी फॉर्मूला कैसी होती है, अभी हम देखने भी वाले हैं। उसमें हमेशा रॉ मोमेंट्स ही मिलती है अगर आपको एक्सआई पी एक्सआई वाला डेटा दिया जाए तो, ठीक है। तो बातें करने के जगह पे हम सीधा सम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सम नंबर हम देखने वाले हैं 25, जिसमें क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्सिटी 2008 का सम है, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ऑब्टेन फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। सेंट्रल मोमेंट्स पूछी है, यानी हम पहले रॉ मोमेंट्स ढूंढेंगे, उसके बाद उसका कन्वर्जन करेंगे, यानी रॉ में से कन्वर्ट करेंगे सेंट्रल मोमेंट्स में, ठीक है। तो लास्ट मेथड है, लास्ट सम कह सकते हैं हम, नए मेथड वाला। फिर इसके बाद कुछ तूफानी 2-3 सम करने हैं और हमारे इस यूनिट का अंत होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में जैसे हम कह ही चुके हैं कल के लेक्चर में कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका लेक्चर रहेगा। संडे को हमारा टेस्ट होने वाला है नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक का, ठीक है। और फिर वेडनेसडे के बाद से आपको वैकेशन, दिवाली वैकेशन मिलेगा और फिर दिवाली के बाद हम ऑफलाइन में रेगुलर जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसे विथ रेगुलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सआई पी एक्सआई लिख रहे हैं हम। जो फॉर्मूला है बहुत ही प्यारी फॉर्मूला रहती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा सेक्शन हमें यूनिट नंबर 3 के पहले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में ऑब्जर्व करने का मौका ज़रूर मिलेगा। सो 1, 2, 3 एंड 4 4 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने हमें दिए, ठीक है। अब उससे रिलेटेड थ्री बाई 10 जिसे हम लिखेंगे 0.3, 1/5 यानी 0.2, 1/10 यानी 0.1 एंड 2/5 दैट इज 0.4। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट 4 मोमेंट, रॉ मोमेंट्स ही मिलती है, हमेशा याद रखना है ये। अब जब ये मोमेंट फाइंड करते हैं तो दे आर अबाउट ओरिजिन, ठीक है। लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ओके है। फर्स्ट फॉर्मूला μ1 डैश दैट इज सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, या एक्स आई इंटू पी आई लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, एक्स आई इंटू पी आई। अब ये फॉर्मूला कैसे आती है, तो रॉ मोमेंट की फॉर्मूला अगर आपको बताऊं मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, तो वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए रेज टू आर अपॉन एन, अगर म्यू आर डैश की जनरल में बात करें तो, ठीक है। ये जैसे मैं कह चुका हूँ ये होगा अबाउट ऑलवेज ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0 समझा जाता है, ए इज इक्वल टू, तो इसमें हम ए की जगह 0 रखते हैं। प्रूफ मैं समझा रहा हूँ, आपके सिलेबस में है नहीं प्रूफ, फिर भी एक्स आई माइनस 0 रेज टू आर होता है, ठीक है। टेक्निकली दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई रेज टू आर अपॉन एन होता है, एंड एफ आई अपॉन एन इट इज़ नथिंग बट इट इज़ पी एक्स आई, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाती है पी एक्स आई रेज टू आर, ठीक है। और हम पी एक्स आई को लिखेंगे एज पी आई, तो फॉर्मूला बन जाएगी एक्स आई पी आई। पावर खाली एक्स की बदलती है तो दूसरी फॉर्मूला बनेगी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई। तीसरी फॉर्मूला हमारी बनेगी μ2 डैश μ3 डैश की एक्स आई क्यूब पी आई। यानी आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी का पार्ट जो है आर में 1, 2, 3, 4 रखते हो तब आपको मिलेगी फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है। एफ आई अपॉन एन प्रोबेबिलिटी पी एक्स आई कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला। तो थोड़ा सा ये पार्ट समझने के लिए था। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में ये बात मैं फिर से डिटेल में डिस्कस करूँगा जब हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब।
और इसमें ज़्यादा कष्ट नहीं है। हमें करना क्या है, PXI को हम PI कहने वाले हैं नोटेशन में। सो PXI इज इक्वल टू लिखते हैं PI, ईजीनेस रहे लिखने के लिहाज से। XI इंटू PI होगा, देन XI स्क्वायर इंटू PI, XI क्यूब इंटू PI, एंड द लास्ट पार्ट, चौथा हिस्सा हमारा, जो कि XI रेज टू 4 इंटू PI। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है 0.3, 0.4, 0.3, 1.6। सो ये जो आंसर है वो हमें मिल रहा है 2.6। ठीक है, तो टोटल हमारा हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है। ठीक है, 2.6 पहला डिस्ट्रीब्यूशन मिला, पहले ही फॉर्मूला मिली 2.6, ये होगा μ1 डैश। ठीक है, अब उसी के साथ XI मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है PI मल्टीप्लाई ना हो। दिस इज 0.3, 0.8, 0.9 एंड दिस इज 6.4। कैलकुलेटर की ज़रूरत 100%, 100% अब हमें पढ़ने वाली है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल अब करते हुए 0.3, 0.8, 0.9 एंड 6.4। सो 8.4 दूसरा आंसर होगा। सीधा यहीं पे आंसर मिल जाता है, वही होती है हमारी सेकंड रॉ मोमेंट। दिस इज 0.3, 1.6, 2.7 एंड 6.4 इंटू अगर हम करते हैं 4 तो दैट इज 25.6। तो अब इन सभी का टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा हमारा तीसरा रो मोमेंट, सो 30.2। ठीक है, तो ये हमें मिला हमारा थर्ड रो मोमेंट का आंसर। सो रॉ मोमेंट्स मिल रहे हैं, उन्होंने पूछा है सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 0.3, 3.2, 8.1, 10 आई थिंक 2.4। चेक कर लेते हैं, ज़रूरी है चेक करना, अप्रॉक्सीमेटली नहीं लिख सकते। यस इट इज़, प्लस करके बाकी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। सो 114। तो 4 रॉ मोमेंट हमारी आंखों के सामने तैयार है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स एंड हेंस स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, टाइप ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमें स्क्यूनेस ढूंढना होगा β1 और उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हमें जाना है हमारे आगे वाले सेक्शन में, यानी कि अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। तो उसके लिए फर्स्ट, एज हमें पता है μ1 इज ऑलवेज 0, रीजन भी हमें पता है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज ऑलवेज 0। तो थोड़ा सा ये नया पार्ट, फॉर्मूला नहीं है, ये लास्ट वर्जन कह सकते हैं हम हमारे लिए। इसके बाद अब नई कोई फॉर्मूला नहीं है, हम यही पूरा हिस्सा करते आ रहे हैं अब तक के पार्ट में। सो पहला मीन मिल चुका है, सेकंड फॉर्मूला आप यूज़ कर चुके हो ऑलमोस्ट। 2 सब मैंने होमवर्क में दिए थे लास्ट में, उसके पहले भी 2-3 किए। सो μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। सो μ2 डैश की वैल्यू है 8.4 माइनस μ1 डैश यानी 2.6। ठीक है, कैलकुलेटर जी की ज़रूरत 100% पड़ती है हमें, तो इस्तेमाल करते हैं। 2.6 का स्क्वायर करना है हमें, उसे माइनस करेंगे 8.4 में से, सो 1.64। सो वो मिल रहा है हमें हमारा μ2। फिर तीसरी कैलकुलेशन करेंगे μ3 यानी μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश रेस टू 3। सो μ3 डैश की कैलकुलेशन हमने जो की है, ठीक है, जो वैल्यू है 30.2 है, माइनस 3 इंटू μ2 डैश यानी 8.4, 2.6 प्लस 2 इंटू 2.6 रेस टू 3। सो 30.2 माइनस अगर हम करें तो 3 इंटू 8.4 इंटू 2.6, 65.52। ठीक है, सो कैलकुलेशन का ही काम है, फॉर्मूला याद रख लो एक बार, बाकी सब एकदम इजीली आपको आंसर मिल ही जाते हैं।
सो वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, एंड 2.6 रेज टू 3 करना है हमें, और इनटू फिर करना है 2, सो 35.152 करना है। सो प्लस करेंगे 30.2, माइनस होगा 65.52। सो आंसर जो है वो मिलेगा -0.168। सो μ3 की वैल्यू हमें माइनस मिल रही है। स्क्यूनेस में जैसे हम आगे कह ही चुके हैं, साइन जो है माइनस हो प्लस हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आंसर। अगर μ3 नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं स्क्यूनेस इज नेगेटिव, μ3 पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। चौथी सेंट्रल मोमेंट अभी बाकी है, एंड उसके बाद हमें उन्होंने स्क्यूनेस के बारे में पूछा है। क्लियरली मेंशन किया जाए कि विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस, तब आपको ढूंढ के बताना पड़ता है विथ रीजन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इलुस्ट्रेशन 10 एंड 11 में ये हिस्सा दिया गया है। चौथी सेंट्रल मोमेंट हमारी μ4 यानी स्टार्टिंग विथ μ4 डैश एंडिंग विथ μ1 डैश, ठीक है, रेज टू 4 आगे 3 प्लस देन माइनस देन प्लस 4 टाइम्स μ3 डैश एंड μ1 डैश 6 टाइम्स μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो μ4 डैश की जो वैल्यू थी 114, 4 टाइम्स μ3 डैश है 30.2, μ1 डैश इज 2.6, 6 इंटू μ2 डैश इज 8.4 एंड 2.6 का स्क्वायर। खास ध्यान रखना गलती से μ2 ना लिख दे, हमें जो वैल्यूज रखनी है वो डैश वाली रखनी है, ठीक है। सो रेज टू लास्ट में 4, सो 114 माइनस कैलकुलेशन करते हुए 4 इंटू 30.2 इंटू 2.6, सो 314.08, फिर 2.6 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, 2.6 का स्क्वायर, फिर इस तरह से ही कैलकुलेट करना है 8.4 इंटू 6, तो वो मिलेगा हमें 340.704 एंड प्लस माइनस प्लस, लास्ट टर्म होगी माइनस, खास ध्यान रखना है ऑल्टरनेट साइन होनी चाहिए, यस। तो लास्ट वैल्यू माइनस, तो ये आप टेक्निक से याद रखते हो तो बाद में भी पता चल जाए अगर गलती हो गई है तो। सो 2.6 रेज टू 4 करना है हमें, तो वो मिला 45.69 इंटू हमें 3 करना है, सो वो मिल रहा है हमें 137.09, ठीक है। सो अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं प्लस करते हैं, जो आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर 340.704 माइनस 137.09, ठीक है। तो 3.534 हमने 3 डिजिट यूज़ किए, अंदर उन्होंने 4 डिजिट लिखे, 3.534 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा सा मैंने कहा जैसे फ़र्क पड़ सकता है, 4 डिजिट लिए जाए तो फ़र्क पड़ सकता है। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं स्क्यूनेस यानी β1 दैट इज μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। μ3 की वैल्यू अब ध्यान रखना है, μ3 लेना है हमें 168 का स्क्वायर, μ2 यानी 1.64 का क्यूब, ठीक है। सो फाइनल काम करते हुए अब 0.168 का स्क्वायर करना है, सो दैट इज 0.0282। अब नीचे 1.64 का क्यूब करना है, तो वो जो है 4.4109 आता है। सो रेशियो डिवाइड करते हैं हम अगर तो 4.4109, तो आंसर मिलेगा 0.0063, 0063 कह सकते हैं, या 9 है पीछे तो 4, ठीक है। तो ये मिला हमें β1, और टाइप डिसाइड करने का बताया गया है, हम कह सकते हैं हियर μ3 इज इक्वल टू माइनस 0.168 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर स्क्यूनेस इज नेगेटिव। अगर खास ध्यान रखना है साइन ऑफ स्क्यूनेस डिपेंड करती है μ3 की साइन के ऊपर। अगर μ3 नेगेटिव तो स्क्यूनेस नेगेटिव, μ3 पॉजिटिव तो स्क्यूनेस भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके जैसा सेम तो नहीं कह सकते हम,
मगर इससे छोटा सम, क्योंकि उसमें रॉ मोमेंट्स पूछी गए। 9 नंबर 21 सेम ही नंबर है, खाली उन्होंने प्रोबेबिलिटी आगे पीछे की है। इलुस्ट्रेशन इसके जैसा है हमारे पास, इलुस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। तो सम नंबर 9, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे प्रोबेबिलिटी वाला। और अब जो हमें देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हम, जिसमें सेंट्रल मोमेंट्स दी गई है और रॉ मोमेंट्स ढूंढनी है। यहाँ पे क्या था, रॉ मोमेंट्स दी गई थी, सेंट्रल मोमेंट ढूंढनी थी। अब उल्टा काम करना है हमें कि आपको अब दिया जाए सेंट्रल मोमेंट और कहे कि फाइंड करिए रॉ मोमेंट्स, तो कैसे किया जाएगा काम। तो हमारी कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है ये सम, तो अब उसकी तरफ हम प्रयाण करने वाले हैं, ठीक है। सम नंबर जो है वो है 15, ठीक है। 15 नंबर का एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। 15 नंबर का एग्जाम्पल आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, पेज नंबर जो है वो 142/2 है। अगर हम बुक के पेज नंबर भी प्लॉट नंबर जैसे दिए हैं, तो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है वो मैं लिख रहा हूँ पहले। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज 5, इट्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। खास ध्यान रखना है, इकलौता सम है इस लाइन में, 10 से लेके ऑलमोस्ट आप 25, 26, 27 तक सम देख रहे हो, उसमें कहीं पे भी सेंट्रल मोमेंट नहीं दी गई है, पहले दी जाती है रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स कहीं पे क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, सेंट्रल मोमेंट्स इसी में दी गई है। अदरवाइज आप देखोगे तो उन्होंने लिखा होगा 3 मोमेंट्स अबाउट करके लिखे तो वो होता है रॉ मोमेंट्स, ठीक है। सेंट्रल मोमेंट दे दे और रॉ मोमेंट्स पूछे हो, वैसा एक यूनिवर्सिटी का सम है जो कि हम रिवीजन टाइम में करेंगे, ठीक है। और आप देखना चाहो तो हमारे पास वो सम है, पेज नंबर 142/5 है, यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा गया है, 32 का बी, ठीक है। तो वो एक सम है जिसके अंदर सेम इसी की कार्बन कॉपी है, तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो इकलौता सम कह सकते हैं यहाँ पे फिलहाल आगे वाले सेक्शन में। मीन दिया गया है, उसके साथ सेंट्रल मोमेंट्स दी गई है, μ2 इज इक्वल टू 15, μ3 इज इक्वल टू -20 एंड μ4 इज इक्वल टू 400। तो अब आप क्वेश्चन तो करेंगे ही नहीं कि उन्होंने फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्यों नहीं दी, और खास ध्यान रखना है उन्होंने क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ठीक है। वी वांट टू फाइंड, यहाँ पे आपके लिए खास हम मेंशन कर रहे हैं, आप सीधा a इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो भी चलेगा। वी वांट टू फाइंड फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ये क्वेश्चन में ये लाइन सेंटेंस खास लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरुआत μ2 की वैल्यू से करना चाहते हो, ठीक है, μ2 की फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। मेरे पास μ2 है मगर μ1 डैश भी नहीं है, μ2 डैश भी नहीं है, तो μ1 डैश जब तक नहीं मिलता तब तक हमें आगे की जो सीक्वेंस है उसमें बाकी की कोई रॉ मोमेंट्स नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप यूज़ क्या करोगे, हमें दिया गया है मीन, ठीक है। मीन की फॉर्मूला हमारे पास है, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस μ1 डैश, ठीक है। और वैल्यू दी गई है, मैं पहले वैल्यू राइट में रखता हूँ, तो a प्लस μ1 डैश इज इक्वल टू 5, a की जगह पे 0 यानी μ1 डैश की जगह पे क्या आएगा 5। तो हमें हमारा पहला रॉ मोमेंट मिल जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मीन, ठीक है। मीन के ऊपर से μ1 डैश मिला, उसके बाद हमें पता है μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। अब 1 बाय 1 एक एक वैल्यू रखते जाओ और बाकी की वैल्यू ढूंढते जाओ। μ1 डैश हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 25, सो दिस इज 25, 15, सो μ2 डैश होगा 25 को शिफ्ट करो, 15 प्लस 25 यानी वो क्या होगा 40, यानी हमें हमारा μ2 डैश मिल चुका है। μ2 डैश की वैल्यू हमें मिल रही है 40, ठीक है। तो μ2 डैश मिल चुका है, अब और आगे बढ़ना है, 1 बाय 1 फॉर्मूला यूज करते जाना है। उल्टा काम होने वाला है, ध्यान रखना है खास, और फॉर्मूला याद रखने का तरीका आपको समझा ही चुके हैं हम। μ3 की वैल्यू -20 है, साइन खास ध्यान रखना है, जगह जब बदलते हो तब जगह की अदला बदली में खास ध्यान रखना है साइन का। मैं ये 25 को लेफ्ट में ले गया था, फिर से समझा रहा हूँ ताकि कष्ट ना हो। 15 प्लस 25 यानी हमें आंसर क्या मिला था 40, ठीक है। तो उसी तरह से काम होने वाला है। μ3 डैश अब हमें ढूंढना है 3, μ2 डैश की वैल्यू अभी अभी हम लेके आए 40,
म्यू वन डैश की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड टू म्यू वन डैश रेज टू 3, सो -20, दिस इज म्यू थ्री डैश, ये होगा 600। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या है आंसर। क्या अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलेगा, वैसे तो 600 ही है, फिर भी ये 250 होगा। सो -350 को शिफ्ट करेंगे तो ध्यान से -20 है मगर प्लस होगा 350, यानी हमें हमारा म्यू थ्री डैश है वो मिलेगा 330। तो उल्टा काम हो रहा है, रॉ मोमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, मगर फॉर्मूला भी है, मैथमेटिक्स का प्रॉपर इस्तेमाल भी है, तो आपका एक भी मार्क्स कहीं पे भी जाएगा नहीं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने के तरीके में खाली एक यहाँ पे ये स्क्वायर वाला पार्ट याद रखना है एंड बाकी तो सब एकदम फर्स्ट क्लास है। वैल्यू रख देते हैं। म्यू फोर की वैल्यू उन्होंने दी हमें 400, म्यू फोर डैश हम ढूंढने वाले हैं, आखिरी कैलकुलेशन 4 330, म्यू वन डैश यानी 5 6, म्यू टू यानी अभी हम लेके आए 40, म्यू वन डैश यानी 5 का स्क्वायर 3, म्यू वन डैश यानी 5⁴। सो यहाँ पे हम जाते हैं, अब कैलकुलेशन बाकी की कर लेते हैं। सो 330 इंटू 4 इंटू 5 करते हैं तो 6600 हो रहा है ये, प्लस 5 स्क्वायर यानी 25 इंटू 40 इंटू अगर 6 करते हैं तो ये हो रहा है 6000 एंड लास्ट में अगर करते हैं 5⁴ करते हैं इंटू अगर 3 करते हैं तो वो आ रहा है 1875, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम फाइनल आंसर की तरफ दौड़ रहे हैं, इसका पूरा कॉम्बो करते हैं हम। सो 6600 दैट इज 2475, सो -2475 मिल रहा है, इसे हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो म्यू फोर डैश का आंसर होगा 400 प्लस 2475, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर हम प्लस करते हैं तो म्यू फोर डैश की वैल्यू हमें मिलेगी 2875। तो हमारी कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे सॉलिड एग्जाम्पल अगर हम कहें तो ये सम है, ठीक है, जिसमें हम उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स में पूरी हमारी गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है खास, रिवर्स में चलाते हैं जब गाड़ी तब संभलना ही पड़ता है वैसे भी। सो 15 नंबर का सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस सम के साथ हमारे कॉन्सेप्ट वाइज सभी सम खत्म हो चुके हैं, बाकी एक्सरसाइज में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक और छोटा सा सम जो कि मेरा फेवरेट सम है वो भी मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ। बाकी एग्जाम्पल इसी टाइप के हैं ज़्यादातर, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये सम जो कर रहे हैं उसमें। खाली रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड रॉ मोमेंट यूज़ करो एंड इजीली मार्क्स ले जाओ, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें ज़्यादातर। तो सम नंबर हम देख रहे हैं हिमेश रेशमिया यानी 13 नंबर का सम, क्योंकि इसमें कुछ माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है जो परेशान कर सकता है कभी कभी आपको, तो इस वजह से हम ये सम करने वाले हैं। सम नंबर 13 क्वेश्चन में दिया क्या है, तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है यानी a इज इक्वल टू 0 लिखना है। म्यू वन डैश ध्यान से -2, म्यू टू डैश की वैल्यू है 64 एंड म्यू थ्री डैश की वैल्यू हमारे पास है -440। तो ये माइनस की दलदल में फंसना नहीं है, खास इसी वजह से ये सम को इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में गिना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स एंड बीटा 1 बीटा 2, हमें 4 सेंट्रल मोमेंट्स ढूंढनी है एंड ऑल्सो हमें फाइंड करना है बीटा 1 बीटा 2। तो सबसे पहला काम म्यू वन इज ऑलवेज 0, रीजन देना है ब्रैकेट में, द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज 0, ठीक है। ये हम लिखते आ रहे हैं और एग्जाम में भी आपको ये रीजन जरूर देना है। सेकेंड म्यू टू यानी म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, सो म्यू टू डैश की वैल्यू -2 है, सॉरी म्यू टू डैश की वैल्यू 64 है, म्यू वन डैश की -2 है, पहले स्क्वायर करना है फिर माइनस अप्लाई करना है, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी सेकेंड सेंट्रल मोमेंट हमें म्यू टू मिल रहा है 60, ठीक है। उसके बाद थर्ड में जाते हैं म्यू थ्री यानी म्यू थ्री डैश, स्टार्टिंग वहीं से होता है -3, एक स्टेप उतरो म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस
3 है तो आगे आ जाता है 2 μ1 डैश रेज टू 3। थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। μ3 डैश की वैल्यू हमें दी गई है -440। ये माइनस की जो परेशानी है उसको थोड़ा सा ध्यान से संभाल लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस गिन लेने का कितने हैं, अगर ऑड हो, एक ही संख्या में माइनस हो, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो एक माइनस 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 कह सकते हैं प्लस, ठीक है। सो -440 प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। सो 384 और पीछे आप देख सकते हो क्यूब है, क्यूब इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस साइन आगे आएगी और होगा 16। सो हम कह सकते हैं आंसर जो है वो होगा 72, ठीक है। सो ज़्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड भी पार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 72 तो है मगर कैसा होगा, माइनस। साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर से हमें पता चलता है कि स्क्यूनेस क्या रहेगी, कुर्टोसिस क्या रहेगा। और अब लास्ट पार्ट, चौथी कैलकुलेशन हमारी फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, यानी μ4 डैश -4 एक स्टेप उतरना है, μ3 डैश μ1 डैश +6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर -3 μ1 डैश रेज टू 4। जब आप 3 4 5 सम कर लेते हो, फॉर्मूला दिमाग में बैठा के करते हो, रट के नहीं करते, तब ये फॉर्मेटिंग इजीली आप लिख पाओगे आराम से, ठीक है। μ4 डैश की वैल्यू है 10,000, 4 μ3 डैश है -440, तो माइनस प्लस की वजह से ये इंपॉर्टेंट सम बन जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। 6 इंटू μ2 डैश यानी 64, μ1 डैश यानी -2 का स्क्वायर, द लास्ट पार्ट 3 -2 रेज टू 4। सो साइन डिसाइड करना इंपॉर्टेंट रहता है। 1 2 3 माइनस है यानी साइन होगी माइनस, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3520। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेज टू -2 रेज टू 2, यहाँ पे हमें 6 μ2, सो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये प्लस आ जाएगा, 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर यानी +4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 64 इंटू 4, तो 1536 होगा, 1536। एंड यहाँ पे इवन पावर है, ये हमेशा आंसर 16 प्लस हो जाएगा, 4 घात છે એટલે ધન થાય संख्या, आगे माइनस है तो माइनस 16 × 3 16 3 48। और अब तो हमारा कैलकुलेटर ही काम करता है, हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो फाइनल अगर आंसर कहे तो आंसर हमें मिल रहा है हमारी चौथी, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, यानी कि दैट इज़ 7968, ठीक है। तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट रेडी हो चुकी है। चारों की चारों मोमेंट्स जो हमें ढूंढनी थी, सम इसीलिए लिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा रहे, क्योंकि बाकी में तो ज़्यादातर नंबर जो है पॉजिटिव ही दिए गए हैं। ये एक सम ऐसा है जिसमें ज़्यादा नेगेटिव थे तो टेंशन होता है, टेंशन नहीं करना है, कैलकुलेशन मैथमेटिकली करो, आराम से मार्क्स मिलते हैं। अब इधर हमने उन्होंने पूछा है इधर फाइंड β1 एंड β2, तो वो हिस्सा अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्यूनेस यानी β1 दैट इज μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। μ3 की वैल्यू आप देख सकते हो -72 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम कह चुके हैं पहले भी कि जब भी आपको स्क्यूनेस की साइन या टाइप डिसाइड करना है, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। देखो आप अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। सो कैलकुलेटर में अब आगे का काम कंप्लीट करते हुए 72 का स्क्वायर करते हैं, तो 5184 डिवाइडेड बाय अगर 60 का हम क्यूब करते हैं तो 216000 मिलेगा, और β1 की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 5184 अपॉन 216000, सो 0.024। अब ये आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके ऊपर से आप कैसे डिसाइड करोगे स्क्यूनेस की साइन, हर बार पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हियर μ3 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हियर पूछा नहीं है मगर कंप्लीट हमें सम करना है, कॉम्बो पैक <0 देयरफॉर नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। आगे वाले एक सम में भी हमने नेगेटिव स्क्यूनेस को ऑब्जर्व किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वैसे होगा नहीं। उसके बाद कोऑफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सिंपल सा पार्ट है, β1 इज इक्वल टू
गामा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1। तो इसका सीधा हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.024, तो वो हमें मिलेगा गामा 1 या गैमा 1 कह सकते हैं अलग तरह से। सो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.024, तो वो आंसर मिल रहा है 0.1549। उसके बाद हम देख रहे हैं कुर्टोसिस, ठीक है। तो जगह का इस्तेमाल करते हैं, उस साइड जाते हैं, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही कॉर्नर में। सो कुर्टोसिस का काम अब यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। सो कुर्टोसिस जिसे हम कहते हैं बीटा 2 यानी μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, ठीक है। तो μ4 की वैल्यू हमारे पास है, μ4 यानी 7968 डिवाइडेड बाय μ2 यानी 60 का स्क्वायर यानी 7968 अपॉन 3600 होगा, ठीक है। 7968 अपॉन 3600, सो दैट इज 2.2133 कुछ है, ठीक है। 2.2 लिखते हैं, बुक में कभी कभी वो 1-2 डिजिट यूज करते हैं, ठीक है। सो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो बीटा 2 की वैल्यू जो है लेस देन 3 है। आगे भी हमने एक सम देखा, उसमें भी लेस देन 3 आया था, तो हमने कहा था प्लेटिकर्टिक, प्लेट जैसा फ्लैट कर्व हो तो उसे कहा जाता है प्लेटिकर्टिक, लंबा हो हाइटेड हो तो उसे कहा जाता है लेप्टोकर्टिक, और बीटा 2 की वैल्यू एग्जैक्ट 3 हो तब उसे कहा जाता है मेसोकर्टिक कर्व। तो खास ध्यान रखना, यहाँ पे कोऑफिशिएंट उन्होंने पूछे नहीं है, मगर ये हमने एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि पूरा कॉम्बो आपको मिले। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछे गए हैं तो वो मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा है उन्होंने। सो 2.2133 माइनस 3, सो माइनस 1.2133 कह सकते हैं हम, ठीक है। सॉरी 2.2133 माइनस, इसलिए चेक करना ज़रूरी है, माइनस 0.7867 आ रहा है आंसर। सो डिपेंडिंग ऑन द कर्व, कर्व के लिए हम कहते हैं कि हियर बीटा 2 इज इक्वल टू 2.2133 विच इज लेस देन 3, देयरफॉर प्लेटिकर्टिक कर्व। जो हम कर्व ऑब्जर्व करते हैं वो होता है प्लेटिकर्टिक कर्व, ठीक है। तो अब सेम इसके जैसे इलुस्ट्रेशन हमारे पास है और वो इलुस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 11 है, वो आपको करने हैं होमवर्क में। इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कन्वर्ट करने वाले सम में, रॉ मोमेंट सेंट्रल मोमेंट वाला पार्ट जो है, तो बहुत सारे समस हैं। आप 2-3 सम करोगे, फुल प्रैक्टिस इलुस्ट्रेशन के साथ करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इलुस्ट्रेशन 9, 10, 11, 9 नंबर वो XI PXI वाला है, वो आपको करना है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में अगर कहे तो सम नंबर 9 आप करोगे, छोटा सा ही है, उसमें खाली रॉ मोमेंट्स पूछे, ध्यान से करना सम, उसमें सेंट्रल मोमेंट वाला पार्ट नहीं करना है, सीधा टोटल कर लो। मीन एंड वेरिएंस पूछा है, वो भी हम आगे देख ही चुके हैं, ठीक है। और फिर एक आध हम यूनिवर्सिटी के पिटारे से जो मैं कह रहा था, अभी हमने 15 नंबर का सम किया, वैसा ही सम है 32 का B, ठीक है। सो बैक टू बैक हम लास्ट 2 वीक से अच्छे से रेगुलर एक डे बाय डे वर्क हो रहा है, हर दिन लेक्चर है, क्योंकि अब टाइम जो है उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। दिसंबर एंडिंग में जैसे कि यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन रखा था, अगर एग्ज़ाम होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेट करेंगे तो टेंशन है ही नहीं, रिवीजन बहुत ज़्यादा हम कर पाएंगे, ठीक है। मगर रेगुलरली अपना काम करते रहो, ठीक है। कुछ लोग अभी भी लेट सबमिट करते हैं, पता नहीं क्या वक्त उनके पास नहीं होता। दिन के 24 घंटे में से आपके पास ऑलमोस्ट 1 घंटा वर्क करने का होता है, इसका ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स का लेक्चर ज़्यादातर होता है, वो भी अभी, ठीक है। तो बाकी बचे 20 मिनट में आप पूरा काम कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, और 2 घंटे तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं, ठीक है, ये जो पढ़ रहे हैं वो। सो प्लीज़ रेगुलर काम करो, अदरवाइज लास्ट में हड़बड़ाहट ना हो जाए आपके लिए। रेगुलर बेसिस पे हम जून से काम कर रहे हैं, तो वैसा ही कंटिन्यू रखो। और वैकेशन के अंदर जैसे भी मैं कह चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जितने दिन मिल रहे हैं बीच में सभी रिवाइज करके रेडी रखो। डाउट आए तो सीधा जब हम ऑफलाइन क्लास शुरू करें
तब आपके डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मगर पूरे के पूरे चैप्टर्स डाउट नहीं हो सकते क्योंकि हम डे बाय डे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और हम कह भी चुके हैं डाउट हो तो फ़ोन करो, ठीक है। किसी के फ़ोन ज़्यादातर नहीं आते, 2-3% बच्चों के कॉल आते हैं कभी कभी, यानी सभी का काम रेगुलर है, रेडी हो चुका है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर का भी अंत हो रहा है। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखना चाहे तो वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन वाला है नहीं, खाली डिस्कस कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव है उसमें डेफिनेशन और वही पूछा हुआ है। तो सेक्शन जो हमारा है ऑब्जेक्टिव वाला, पेज नंबर मेरी बुक में 142 पे है, 142 पे, जिसमें 10, 11 और 14 वही आपको करना है, ठीक है। 10, 11 एंड 14, बाकी सभी आपको जो हमने आगे थियरी का लेक्चर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझाया है टुकड़ों में, उसमें से आपको सभी ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी ना मिले तो आप हमें कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। बुक के अंदर भी थियरी का पार्ट है, 135, 136 के पेज के ऊपर से 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो चैप्टर का अंत कर रहे हैं और अब दिवाली आने वाली है, मैंने कल भी कहा था सेफली दिवाली को एंजॉय करो, साथ साथ में वक्त का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करो, पूरे दिन मोबाइल में गेम्स और सभी वेब सीरीज मत देखा करो, ठीक है। जो पढ़ने का काम है उसको सादा करते रहो। पेपर्स का सेट भी हमने रखा हुआ है, पेपर सेट में से जितने यूनिट चैप्टर कंप्लीट हुए उनको सॉल्व करो, कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है। थक गए हम कह के कि डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में। कल का टेस्ट भूलना नहीं है, नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट होगा 10:30 बजे, ठीक है। तो हमारे ऑलमोस्ट 2 पूरे यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4। पहले यूनिट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी, चौथे यूनिट में नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है जिसमें दोनों ही ऑलमोस्ट छोटे छोटे ही हैं। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा चैप्टर का कॉन्सेप्ट था मोमेंट, ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट किया है। यानी अब कंप्लीशन के हिसाब से यूनिट्स हमारे 2.5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2.5 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी के 2 यूनिट का काम अब हमारा ऑफलाइन में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.